कुछ चीज़ें और देखते हैं। ये वैसे तो ये थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं वर्क मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है, तो उनकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था अंडर रूट बीटा बाई रो। बीटा जो होता है वो होता है वर्क मॉडुलस, ठीक है, और जो साउंड होती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। तो अब वर्क मॉडुलस फाइंड करते हैं, ठीक है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस का फाइंड करेंगे और एक एडियाबैटिक प्रोसेस का फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे वो आप जरा देखो। जैसे बल्क मॉडुलस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, ये है चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो डेल्टा है उसको डी में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी, ठीक है। ये फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस का, ठीक है। और ये बल्क मॉडुलस हम किसके लिए फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम आइडियल गैस लॉ लिखें तो गैस लॉ होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये सिंपल गैस लॉ होता है। पी क्या है? किसी भी गैस का किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे प्रेशर है, उसी इंस्टेंट पे ये वॉल्यूम है, और उसी इंस्टेंट पे जो गैस का टेम्परेचर वो है ये टी, ठीक है। पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ? आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ? जिसका टेम्परेचर क्या रहे? सेम रहे, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर वेरी करेगा, वॉल्यूम वेरी करेगा, लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहेगा, तो वो जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो एन तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये तो वैसे ही कांस्टेंट होंगे। आर गैस कांस्टेंट होता है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट हो गया तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल गैस की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसकी इक्वेशन बन जाएगी पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इस प्रोसेस के लिए, इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें क्या फाइंड करना है? बल्क मॉडुलस, ये बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर रहे हैं वो आप देखो। बीटा का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो उसमें प्रेशर नहीं है, उसमें पी नहीं है, उसमें डी पी है। ऐसे ही उसमें वी के साथ डी वी वी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि पी की जगह डी पी तभी मिलेगा जब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। जनरल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन है इसमें, फर्स्ट सेकंड। तो जनरल डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस सेकंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जनरल, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया, डी वी, वी का डिफरेंशिएशन डी वी, प्लस अब सेकंड को छोड़ देते हैं और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं डी पी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीरो। क्लियर? पी डी वी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस वी डी पी, ठीक है। पी यहीं छोड़ते हैं, बाकी सब कुछ उधर ले जाते हैं, तो माइनस वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी वी। इस वी को नीचे ले आए इसके, तो यहाँ सिर्फ डी पी बचेगा। इस वी को नीचे ले आते हैं इसके, तो ये बन जाएगा डी वी बाई वी, ठीक है। अब जरा इसको गौर से देखो, ये है क्या? जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है? ये बल्क मॉडुलस है। देखो जरा फॉर्मूला मैच करो इसका इससे, माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी, माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये चेंज इन प्रेशर, और ये माइनस का साइन, ठीक है। तो यही तो है बल्क मॉडुलस। तो यही क्या है आपका? बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ रहा है? प्रेशर के बराबर। किस प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आइसोथर्मल अगर कोई प्रोसेस है तो उसका जो बल्क मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है? उसके प्रेशर के बराबर। क्लियर? ठीक है। तो एक पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसका जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो, ठीक है, अगर प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक है
तो उसका बल्क मॉडुलस कितना होगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। जैसे आइसोथर्मल की थी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस की होती है पी वी टू पावर गामा। गामा एक कॉन्स्टेंट इटसेल्फ एक कॉन्स्टेंट होता है, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, गामा को कहते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। गामा खुद में ही कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। ठीक है, गामा इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आप गैस ले रहे हो जिसमें आप साउंड को मूव कराओगे, ठीक है, वो जो गैस है वो कैसी है, वो मोनो एटोमिक गैस है कि डायटोमिक गैस है कि पॉली एटोमिक गैस है। ठीक है, गामा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम थर्मोडाइनमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं वेव्स। ठीक है, तो बस जितने काम का उतना डिस्कस कर लेते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है उसकी इक्वेशन होती है पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसके लिए बल्क मॉडुलस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन को। तो इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा गामा वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस, अब सेकंड को छोड़ देते हैं एज इट इज, वी रेज टू पावर गामा को छोड़ दिया, पी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। क्लियर, डिफरेंशिएशन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको उधर लेके जाते हैं या ऐसा कर सकते हैं कुछ कॉमन लेके 0 में भेज देते हैं। यहाँ है वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 और यहाँ है वी रेज टू पावर गामा, तो इन दोनों में से वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। जब आप वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से तो ये पूरा चला जाएगा, और ये है गामा, इसमें से गामा माइनस 1 चलेगा तो सिर्फ वी बच जाएगा, और उसको कॉमन ले कहाँ भेज दो 0 में, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पी या गामा पी इंटू डी वी, और यहाँ बचेगा वी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं। गामा पी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी डी पी। ठीक है, इस डी वी से इस डी वी को नीचे लेके आते हैं, इस डी वी को यहाँ से हटा के नीचे ले आते हैं, तो गामा इंटू पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी डी वी अपॉन डिवाइडेड बाई डी पी डिवाइडेड बाई डी वी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस वी से इधर नीचे ला के इसको डिवाइड कर देते हैं, इस वी को इसके नीचे लाते हैं, तो गामा इंटू पी क्या बन गया आपका, माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी। ठीक है, अब इसको गौर से देखो, ये है क्या, यही तो बल्क मॉडुलस है, ऊपर है चेंज इन प्रेशर और नीचे है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और ये माइनस साइन लगाया, तो यही क्या आपका बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस किस प्रोसेस का निकाला है, ये हमने वो निकाला हमने एडियाबैटिक प्रोसेस का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, गामा इंटू पी के बराबर होता है। ठीक है, तो बस 2 वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, आइसोथर्मल का जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, और एडियाबैटिक का जो बल्क मॉडुलस होता है वो आपका गामा इंटू पी के बराबर होता है। क्लियर, तो अब आगे पढ़ते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है, जो साउंड का प्रोपोगेशन है, ठीक है, गैसेस में, उसकी वेलोसिटी के लिए न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के प्रोपोगेशन या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है किसी भी मीडियम में, वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई रो। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट बीटा बाई रो। बीटा क्या होता है, बल्क मॉडुलस, और रो क्या होती है, डेंसिटी। ठीक है, क्लियर। तो न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है, जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव है एयर में, वो न्यूटन ने माना कि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। ठीक है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो यहाँ पे न्यूटन ने ये कहा, ये जो बीटा है, ये जो बल्क मॉडुलस है, वो होगा बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस का डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, न्यूटन ने क्या एज्यूम किया, तो वो आपको लिख लेना है। न्यूटन एज्यूम्ड दैट द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स, न्यूटन एज्यूम्ड दैट द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो उनके हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, अब हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ठीक है, प्रेशर जो होता है एयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डेंसिटी होगी आपकी 1.293
kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1.293 kg पर मीटर क्यूब। आप जब आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो v जो आता है वो अराउंड कुछ आ जाता है आपका 280 के आसपास आता है। 280 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है कुछ ये 280 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये तो आ गई, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, लेकिन जो ये है जो कैलकुलेट की है वैल्यू, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वेलोसिटी ऑफ साउंड की, तो वो वी डैश अगर उसको लिखें या वी नॉट अगर उसको लिखें तो वो आई अराउंड 332 मीटर्स पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कह सकते हो आप इसको, ये आई। ठीक है, तो अगर हम एरर देखें तो ये काफ़ी डिफरेंस है, 32 और ये 280 है, ये 332 है और ये 280, तो ये काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करें कितने परसेंट एरर है, तो हो जाएगा 332 माइनस 280 डिवाइडेड बाई 332 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 16% के आसपास आपको एरर मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो न्यूटन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एरर इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। ठीक है, क्लियर। न्यूटन का अजम्पशन ये था कि जब साउंड वेव मीडियम में ट्रैवल करती है तो जो फ्लो ऑफ साउंड वेव है, जो मूवमेंट ऑफ साउंड वेव है, वो जो प्रोसेस है वो उन्होंने क्या कहा कि वो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। ठीक है, क्लियर। और वो आइसोथर्मल प्रोसेस मान के जो उन्होंने साउंड वेव की वेलोसिटी निकाली वो कितनी आई, वो आई 280 मीटर्स पर सेकंड। जबकि एक्सपेरिमेंटल और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो साउंड की स्पीड कितनी होती है 332 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो एरर लगभग कितना आ रहा है 16%, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसमें जो गड़बड़ थी उसको करेक्ट किया लाप्लास ने। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास करेक्शन। ठीक है, तो अब पढ़ रहे हैं लाप्लास करेक्शन। लाप्लास ने न्यूटन ने कहा कि जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। लाप्लास ने कहा नहीं, लाप्लास ने कहा जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, लाप्लास के हिसाब से वो जो मूवमेंट ऑफ साउंड वेव से, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव से, वो कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, जबकि न्यूटन ने उसको क्या माना था, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर। तो लाप्लास के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला बनना चाहिए वो बनना चाहिए अंडर रूट बीटा बाई रो तो होगा ही, लेकिन ये जो बीटा है वो आइसोथर्मल का नहीं है, वो किसका होगा, एडियाबैटिक का। और उसके सपोर्ट में लाप्लास ने 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट लाप्लास ने ये कहा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा है, 332 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 330 मीटर के आसपास साउंड मूव कर जाती है। 330 मीटर काफ़ी ज़्यादा है, यानी लगभग 1 किलोमीटर अगर चलना हो तो 3 सेकंड में साउंड वेव 1 किलोमीटर चली जाती है। तो ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वेलोसिटी जो है साउंड वेव की वो इतनी लार्ज है कि जब साउंड वेव प्रोपोगेट करती है, तो साउंड वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन रेरिफैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब साउंड वेव प्रोपोगेट करती है तो कंप्रेशन रेरिफैक्शन एक दूसरे को इतनी तेज़ी से फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता कि वो मीडियम के साथ, एक्सटर्नल मीडियम के साथ हीट एक्सचेंज कर सकें। और जब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो वो जो प्रोसेस होगी वो एडियाबैटिक होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो काफ़ी कम नहीं है, वो एक ठीक ठाक अमाउंट है, मतलब 332 मीटर्स पर सेकंड काफ़ी ज़्यादा है ये अमाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो पल्सेस के जो रेरिफैक्शन कंप्रेशंस हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता कि वो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कुछ हीट एक्सचेंज कर सकें। यानी प्रैक्टिकली कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव है, वो कैसी प्रोसेस होगी, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो एयर है वो कोई गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और जब वो खुद बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, हीट एक्सचेंज को उतनी आसानी से अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद कैसी है, एयर जो है वो खुद कैसी है, एक बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स दिए उन्होंने लाप्लास ने, और कहा कि इसकी वजह से जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है वो एक कैसी प्रोसेस है, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लियर, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने और लिख लेने हैं। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट्स लिख लेने हैं। पहला पॉइंट लिख लेना आपने, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज क्वाइट लार्ज, द पल्सेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन follow one another so rapidly that there is no time left for any exchange of heat, वीडियो पॉज करके लिख लेना आपको ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है,
तो वो हीट एक्सचेंज को फ्रीली अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से जो प्रोसेस मानी वो कैसी मानी, एडियाबैटिक, ठीक है। और एडियाबैटिक के लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि एडियाबैटिक के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो गामा पी होता है, ठीक है। एयर के लिए, एयर में अगर साउंड वेव प्रोपोगेट कर रही है तो एयर के लिए ये जो गामा होता है, जो एडियाबैटिक एक्सपोनेंट होता है, उसकी वैल्यू 1.41 के आसपास होती है। मोस्ट ऑफ द गैसेज जो एयर में होती हैं वो डायटोमिक होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन हुई, ये सारी डायटोमिक गैसेज हैं, तो उनके लिए जो गामा की वैल्यू होती है 1.4 के आसपास होती है, ठीक है। कुछ और गैसेज हैं जिसकी वजह से मॉडिफाई होकर गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है एयर के लिए, 1.41। प्रेशर आपको पता ही है और ये डेंसिटी वगैरह सब कुछ पता है। तो जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो ये राउंड आंसर मिल जाता है आपको अराउंड 332.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो फिर इसको करेक्ट मान लिया गया कि हाँ लाप्लास ने जो कहा वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हो रहा है। क्लियर। अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड पता लगी हमें, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट गामा पी बाई रो, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो साउंड की वेलोसिटी को इफेक्ट करेंगे, साउंड के प्रोपोगेशन को इफेक्ट करेंगे। तो जो पहला पॉइंट देख रहे हैं वो देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। हम डेंसिटी अगर वेरी करें, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखें, ठीक है, उसमें लिख देते हैं कि ब्रैकेट में कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, कीपिंग प्रेशर पी कांस्टेंट, ठीक है। तो डेंसिटी के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो कुछ आप ऐसे समझो जैसे कि पहले वेरी कैसे करेगा वो देख लेते हैं। तो वो सिंपल है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/√, डेंसिटी के। तो कुछ इस तरह से वेरिएशन होगा। डेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर हम v1/v2 या v2/v1 लिखें तो ये आ जाएगा आपका √ρ1/ρ2, इनवर्स जैसा है और अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। डेंसिटी बढ़ाओगे वेलोसिटी कम होगी, डेंसिटी कम करोगे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो कुछ इस हिसाब से वो वेरी करेगा, ठीक है। तो बस ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम प्रेशर भी कांस्टेंट रखें, गामा भी कांस्टेंट रखें और डेंसिटी बढ़े या कम जाए, ठीक है, डेंसिटी वेरी कर जाए और प्रेशर भी कांस्टेंट रहे, और क्या चीज़ कांस्टेंट रहे, जो गामा है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है वो भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो वो जरा ढंग से समझना आपको। जैसे पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT, पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT, ठीक है। थोड़ा और इसको वेरी करते हैं, थोड़ा और इसको खोल के लिखते हैं। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम V से डिवाइड करें तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी, RT अपॉन कैपिटल M, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये है आपकी डेंसिटी, ठीक है। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या बन जाएगा आपका, डेंसिटी। तो क्या इक्वेशन बन गई, P इक्वल टू ρRT बाई कैपिटल M, ठीक है। अब इसमें जरा देखो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो ये P जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। R अपने आप में कांस्टेंट होता है। M जो होगा, कोई भी गैस होगी, ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी, ये तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डेंसिटी और बस टेम्परेचर ये बचा है, ठीक है। तो अगर आपको डेंसिटी को इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर को क्या कर दो, डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर हाफ कर दोगे तो डेंसिटी तुरंत क्या हो जाएगी, डबल, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रख के, गामा कांस्टेंट रख के, अगर आप डेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, टेम्परेचर को क्या करो, टेम्परेचर को कम करो, डेंसिटी अपने आप बढ़ेगी। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या हुआ। प्रेशर को अगर हम वेरी करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे और जो गामा है वो भी क्या रखेंगे, वो भी सेम रखेंगे, वो भी कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होती है अंडर रूट गामा पी बाई रो। और मान लिया आप किसी भी तरह से आपने ये दोनों कांस्टेंट रख लिए हैं तो सीधा सीधा हिसाब है, जो वेलोसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, अंडर रूट पी के, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। यानी V1/V2 का अगर रिलेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ P1/P2, ठीक है। अब ऐसा होगा कैसे कि हम डेंसिटी भी ना चेंज होने दें और हम गामा भी ना चेंज होने दें और प्रेशर बढ़ाएं, ठीक है। तो वो जरा देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू NRT। एन को लिखेंगे टोटल मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू RT। वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी। तो P इक्वल टू बन जाएगा ρRT बाई कैपिटल M, ठीक है। अब देखना है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। आपकी डेंसिटी क्या रखनी है, ये कांस्टेंट रखनी है,
ठीक है। मॉलिक्यूलर मास भी क्या रखना है, कांस्टेंट। जब मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होगा इसका मतलब आप सेम गैस ले रहे हो, और सेम गैस ले रहे हो इसका मतलब गामा भी क्या हो जाएगा अपने आप, कांस्टेंट, ठीक है। आर भी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने में आप किसकी हेल्प लोगे, टेम्परेचर की, ठीक है। अब जरा एक चीज़ ढंग से देख लो, इस केस में भी जो हम प्रेशर वेरी कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, टेम्परेचर की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। इससे पिछले केस में अगर आप देखोगे तो इससे पिछले केस में जो हम डेंसिटी वेरी कर रहे थे, ये डेंसिटी हम वेरी कर रहे थे वो भी किसकी हेल्प से वेरी कर रहे थे, टेम्परेचर की हेल्प से, ठीक है। डेंसिटी अगर कम करनी है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, डेंसिटी अगर ज़्यादा करनी है तो टेम्परेचर कम करो, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो भी टेम्परेचर की हेल्प से कर रहे हैं, यहाँ प्रेशर का वो वेरिएशन है वो भी टेम्परेचर की हेल्प से कर रहे हैं। तो बेसिकली डेंसिटी और प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, गामा पी अपॉन रो को थोड़ा मॉडिफाइड करें तो पी अपॉन रो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो जरा, पी अपॉन रो, अगर इस फॉर्मूले में पी अपॉन रो निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर टी बाई एम, ठीक है। और ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें इस इक्वेशन में तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। अब इस फॉर्मूले से एकदम क्लियर है कि गामा भी, अगर सेम गैस लिए तो गामा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। बिना टेम्परेचर को वेरी किए आप प्रेशर और डेंसिटी में चेंजेस नहीं ला सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे इस फॉर्मूले में हमें दिख रहा था कि वेलोसिटी प्रेशर पे वेरी कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी डेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे, ठीक है। बिना आप टेम्परेचर में चेंज किए, ढंग से समझ लो, बिना आप टेम्परेचर में चेंज किए प्रेशर या डेंसिटी में से किसी भी चीज़ को वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सोचो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएं हम, तो अगर आप प्रेशर को डबल करने की कोशिश करोगे तो डेंसिटी अपने आप डबल हो जाएगी। अगर आप प्रेशर को हाफ करने की कोशिश करोगे तो डेंसिटी अपने आप हाफ हो जाएगी, अगर आपने टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। क्लियर, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, तो वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, अंडर रूट टी के। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखें हम रेशियो में तो V1 अपॉन V2 क्या बन जाएगा, अंडर रूट T1 अपॉन T2। और एक चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी है, ये जहाँ जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वो कैसे फाइंड करना है। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे जब आपको टेम्परेचर के साथ वेरिएशन फाइंड करना हो वेलोसिटी का। बस हमें पता होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस में नहीं पुट करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो होती है आपकी 332 मीटर्स पर सेकेंड। एक रेफरेंस ही है, और वो आप वैल्यू V1 T1 आप ये ले सकते हो, ये V1 ले सकते हो, ये जो टेम्परेचर है वो आप T1 ले सकते हो, और जो भी सेकंड टेम्परेचर दिया होगा उस पर आप V2 फाइंड कर सकते हो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके। क्लियर। एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी होता है हमें, वो फॉर्मूला होता है VT इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू T डिग्री सेल्सियस। इसमें समझ लो जरा क्या है, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर में जो वेरिएशन है 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस है, तब तक चल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है, मान लिया कोई कह रहा है 200 डिग्री सेल्सियस पे बताना है, तो वो नहीं है, उसके लिए नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए जब वेरिएशन टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। तो VT होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस। VT क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस, तो वो किसके बराबर होगी, 332 प्लस 0.61 इंटू T डिग्री सेल्सियस। जितने भी टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, जैसे मान लिया आपसे कहा जाए 10 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जो वेलोसिटी होगी 10 डिग्री सेल्सियस पे वो हो जाएगी आपकी 332 प्लस 0.61 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 332 प्लस 6.1, यानी ये आ जाएगा आपका 338.1 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये फिर से समझ लो, ये आप ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर्स में वेरिएशन होता तो ये नहीं यूज़ करेंगे, जनरल फार्मूला ये आपका ऊपर वाला है, ये
V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2 प्रोवाइडेड गामा और एम अगर सेम है। गामा और एम सेम होने का मतलब जो गैस है वो सेम होनी चाहिए। जैसे पहले अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वेलोसिटी फाइंड करी जा रही है तो वो फाइनल गैस होनी चाहिए वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो डिटेल्स मैंने लिखी हैं ढंग से समझ लो, ये जो मैंने डिटेल्स लिखी हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं लिखी हैं, ये किसके लिए लिखी हैं, एयर के लिए। तो आप सिर्फ ये डिटेल्स कब यूज़ कर सकते हो, जब आपको दिया जाए जो गैस है वो बेसिकली क्या है, एयर है, ठीक है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जब एयर में वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ जाता है तो उसका वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है, तो वो देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक पॉइंट आपको समझना है कि जब एयर में कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ जाएगा तो एयर की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एयर प्रेशर तो सेम ही रहता है, ठीक है, ह्यूमिड एयर हो या ड्राई एयर हो, एयर प्रेशर हर जगह अर्थ पे सेम होता है। वो कितना होता है, वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ये प्रेशर है, ठीक है। तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो जरा ढंग से देखना है आपको। डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, तो डेंसिटी होती है आपकी PV इज इक्वल टू nRT। एन को हम लिखते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो P आ जाएगा आपका वॉल्यूम से अगर डिवाइड करेंगे तो ρRT अपॉन कैपिटल M, ठीक है। अब जरा ढंग से देखना आपको होगा क्या। जैसे हम कहते हैं कि 1 मोल गैस, अगर 1 मोल गैस हो आपके पास और वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे हो, 1 ATP पे अगर वो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर 1 मोल गैस, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो वो होता है 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर आप कोई भी गैस लेते हो तो उसका जब आप 1 मोल लोगे तो वो कितने वॉल्यूम में आएगा, 22.4 लीटर, ठीक है। अब उसको उल्टा देखते हैं। आप ऐसे समझो, अगर आपके पास 22.4 लीटर वॉल्यूम है एयर का, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो टोटल कितना होगा, तो वो होगा 1 मोल, ठीक है। अब जरा ढंग से देखना, जब हम वाटर वेपर इसमें इंसर्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास है वो डिक्रीज कर जाता है। कैसे कि जो वाटर है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, वो होता है 18, ठीक है। और एयर में जो नॉर्मली गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये सबसे ज़्यादा होती हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है तो वो कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 टू जा कितना होता है 28, ऑक्सीजन का 16 टू जा कितना होता है 32, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये हैवी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन या 1 मोल ऑक्सीजन लोगे तो उसका मास 1 मोल वाटर वेपर से ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब आप वाटर वेपर एयर में इंसर्ट करोगे तो ओवरऑल जो मास है, ओवरऑल जो इसका वेट है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी ओवरऑल क्या कर जाएगी, इसकी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। जब हम ह्यूमिड एयर लेते हैं तो ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी होती है वो ड्राई एयर से कम होती है, क्योंकि ह्यूमिड एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उनसे हल्के होते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो फॉर्मूला होता है आपका √P/ρ। प्रेशर सेम रखना है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, गामा में भी कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा। और अगर डेंसिटी कम हो रही होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है बजाय कि ड्राई एयर के, क्लियर।